हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सावन। आज मैं इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा। हार्ट अटैक के कारण, उसके लक्षण, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, कंप्लीट मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक के बारे में दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। हार्ट अटैक में जो मेजर सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन के भी दो कोजेज हैं, कार्डियक कोज और नॉन कार्डियक कोज। कार्डियक कोजेज में पेशेंट को सबसे पहले अगर हम कार्डियक कोज लेंगे तो उसमें मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। मायोकार्डियल इस्चीमिया यानी कि पेशेंट को जो हार्ट है, हार्ट को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इन्फाक्शन आ जाता है। इसके बाद मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होगा, पेशेंट का जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, वहां पे कोई ना कोई किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज आ गई है, या तो वहां पे कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, या फिर पेशेंट को, जैसे कि कंटिन्यू पेशेंट, कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अल्कोहल का इंटेक करते रहते हैं, स्मोकर पेशेंट होते हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और कई बार कंस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आगे फर्दर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और पेशेंट को जो है चेस्ट पेन करता है। ये सीवियर चेस्ट पेन करेगा ऐसी कंडीशन में पेशेंट को, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, और वो फर्दर आगे की जो मायोकार्डियम यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनको नेक्रोसिस कर देगा। नेक्रोसिस के बाद उसकी डेथ कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इसके बाद हम जैसे पेशेंट के आ जाएंगे नॉन कार्डियक कोजेज, यानी कि नॉन कार्डियक कोजेज में आएगा, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट को इमोशनल जो कोजेज हैं, जैसे कि पेशेंट को एंजाइटी हो या फिर फीवर हो, या फिर स्ट्रेस की वजह से भी कई बार पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, जो कार्डियक पेन को मिमिक करेगा। इसके बाद आ जाता है कि पेशेंट को कोई गैस्ट्रिक पेन ना हो। कई पेशेंट्स में क्या होता है, हाइपर एसिडिटी की वजह से भी चेस्ट पेन को मिमिक कर देता है। जो स्टर्नम है, अपनी बोन, छाती की जो सामने वाली बोन है, इसके पीछे की तरफ जलन होगी, जो कैसा लगेगा कि पेशेंट को चेस्ट पेन है। और कई बार पेशेंट सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक की तरफ ना हो, बट ये हमें फर्दर ईसीजी और सब कुछ हम डॉक्टर से सलाह करेंगे, तो सारा हम अपनी हिस्ट्री देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि का पेन है या फिर ये गैस्ट्रिक का पेन है। इसके बाद आ जाते हैं इसके जो नॉन कार्डियक कोजेज में आ जाता है न्यूरोलॉजिकल पेन। जैसे कई पेशेंट को हार्पिक जोस्टर हो जाता है। हार्पिक जोस्टर के साथ अगर पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट भी है तो उसको जो प्रिकिंग टाइप पेन होता है, नर्व्स का पेन होता है, जो वो पेशेंट को लगेगा कि वो हार्ट का पेन है, वो भी चेस्ट पेन करता है, वो हार्ट के पेन को मिमिक करेगा। इसके बाद जो पेशेंट को पल्मोनरी कोजेज भी आ सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो गया, या फिर पेशेंट को निमोनिया है, या फिर प्लूराइटिस है, यानी प्लूराइटिस जो लंग्स की कवरिंग है उसका जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पेशेंट को कोई रिब का फ्रैक्चर वगैरह ना हो, जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा, रिब का फ्रैक्चर ना हो, रिब की कोई इंजरी ना हो, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। अब ये हमारे कारण आ गए कार्डियक कोज, नॉन कार्डियक कोजेज, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेशेंट के जो लक्षण है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, कोई ब्लॉकेज आ गई है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो फर्दर आगे ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी छाती के ऊपर किसी हाथी ने पांव रख दिया हो, ऐसा पेशेंट को लगेगा, दबाव लगेगा, घुटन महसूस होगी, पसीना आ सकता है पेशेंट को। जो पेशेंट का पेन होगा वो छाती लेफ्ट साइड में पेन होगा, और वो बाजू में रेडिएट करेगा, लेफ्ट बाजू में मीडियल साइड रेडिएट करेगा, और वो उंगली तक भी पेन, उंगली में पेन रेडिएट करेगा। इसके अलावा वो जबड़े में ऊपर पेन जा सकता है, पीछे बैक में जा सकता है, कंधे में जाएगा पेन, राइट कंधे में भी जा सकता है कई पेशेंट्स में, कई बार दोनों पेशेंट्स में जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, और कई पेशेंट्स में साथ में फ्रोजन शोल्डर भी होता है। वो पेशेंट को पेन भी ये सोचते हैं पेशेंट की ये हार्ट का पेन है, वो डॉक्टर फर्दर उसको डिफरेंशियल डायग्नोस बना सकते हैं उसके बारे में। पर जो हार्ट का पेन है, पेशेंट को घुटन होगी, पसीना आएगा, घबराहट होगी, छाती में ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने दबा लिया हो, जैसे हाथी ने पांव रख दिया हो, ऐसा महसूस करेगा पेशेंट की छाती ने किसी को दबा लिया हो। इसके साथ पेशेंट को जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का बीपी भी डाउन जा सकता है, उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ सकता है पेशेंट का, और पेशेंट को फीवर भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन में वोमिटिंग भी आ सकती है, नोजिया भी हो सकता है, कई बार पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन भी होता है ऐसी कंडीशन में, और पेशेंट को घबराहट होगी। ये पेशेंट के कॉमन से लक्षण है जो आम भाषा में सभी पेशेंट्स को मिल सकते हैं।
जिनको देख के पेशेंट पहचान सकता है कि मेरे को हार्ट का पेन है और ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। इसके बाद पेशेंट को ये सिम्टम्स आ गए, पेशेंट्स को पता लग गया कि ये पेशेंट मेरे को ये दर्द हो रहा है। अगर इनिशियल स्टेज में इसको जल्दी से जल्दी अगर हम देख लें तो पेशेंट को अगर जल्दी हॉस्पिटलाइज करा दें, हॉस्पिटल में लेके जाएं, इमरजेंसी रूम में आईसीयू में जाएगा पेशेंट, तो सबसे पहले उसकी ईसीजी की जाएगी। पेशेंट की ईसीजी में हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं जो लेबोरेटरी में टेस्ट होंगे, जो हार्ट के एंजाइम्स हैं, कार्डियक एंजाइम्स बोलते हैं, जिनको सीकेएमबी या फिर ट्रोप्टी या ट्रोपाई जो हम टेस्ट कराते हैं, उससे भी पेशेंट को हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। ईसीजी में हमें मिल जाएगा, जैसे कई पेशेंट्स को एसटी एलिवेशन एमआई मिलता है, जिसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलता है। कई पेशेंट में एसटी जो सेगमेंट है उसका डिप्रेशन मिलता है। कई पेशेंट्स में एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी नहीं होता, डिप्रेशन भी नहीं होता, उनमें अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, ये भी हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को जैसे कि इसके बाद हमें ये सब कुछ मिल गया, हमें पता लग गया कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। इसके बाद इसको क्योर कैसे करें, इसके जो मैनेजमेंट है वो कैसे करें, क्या किया जाए, इसके बारे में पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटलाइज कराएं, पेशेंट को आईसीयू में रखें, इसकी मॉनिटरिंग करें। पेशेंट का सबसे पहले देखें कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन तीनों ठीक है या नहीं है। पेशेंट की इस कंडीशन में SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल डाउन भी जा सकती है। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रही है तो पेशेंट को हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं आईसीयू रूम में। कार्डियक मॉनिटर पेशेंट के साथ में लगा दें, क्योंकि कई पेशेंट्स में हार्ट अटैक के बाद वीटी या वीएफ जा सकता है, तो अगर जरूरत पड़ी तो वो फर्दर हमें उसको डीसी शॉक वगैरह दे सकते हैं। कार्डियक मॉनिटर साथ में हो, क्रैश कार्ड साथ में हो। पेशेंट को सीवियर पेन होगा, उसके लिए हम पेशेंट को मॉर्फिन दे सकते हैं। पेशेंट को मॉर्फिन की डोज जो हम देंगे इंजेक्शन की, वो 2 mg से 5 mg तक दे सकते हैं पेशेंट को मॉर्फिन। इसके साथ में मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन जरूर दें, क्योंकि मॉर्फिन की वजह से पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग लग सकती है। इंजेक्शन मॉर्फिन को हम किस चीज में ना दें, अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो पेशेंट को ना दें। इसके अलावा फिर इसके बाद हम पेशेंट को हमें पता लग गया कि पेन के लिए हमने रिलीफ करने के लिए मॉर्फिन दे दिया है। इसके बाद पेशेंट को एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे हम। एंटीप्लेटलेट्स में एस्प्रिन देंगे, एस्प्रिन 300 mg लोडिंग डोज देंगे, स्टैट डोज देंगे। उसके बाद उसको टेपर ऑफ यानी कि 150 mg पर डे कर देंगे। इसके साथ में हम क्लोपेडेग्रोल 300 mg लोडिंग डोज, उसके बाद 75 mg पर डे। इसके अलावा जो न्यूअर ड्रग्स आ गई हैं क्लोपेडेग्रोल की, जो जिसने क्लोपेडेग्रोल को साइड बाय किया है वो है हमारी क्या नाम है ये टिकेग्रिलोर और प्रेजुग्रेल। टिकेग्रिलोर और प्रेजुग्रेल जो हमारी नई ड्रग्स आई हैं, अगर जो पेशेंट को हमें जिसका हमने प्लान किया है कि पेशेंट के एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक करेंगे, उसमें क्लोपेडेग्रोल से अच्छा है कि हम पेशेंट को प्रेजुग्रेल और टिकेग्रिलोल दें। टिकेग्रिलोल की जो हमारी डोज है वो 180 mg स्टैट डोज है, उसको जो हम फर्दर आगे फॉलो में रखेंगे तो उसको 90 mg पर डे कर देंगे। प्रेजुग्रेल की जो डोज है वो 60 mg स्टैट डोज यानी कि लोडिंग डोज जो हम देंगे, और जो उसके बाद हम 10 mg पर डे। इससे पहले मैंने आपको एस्प्रिन बताया था, जो 300 mg बताया था, वो च्यूएबल दें, जिसको पेशेंट चबा के खा सके। इसको ओरली दें जो च्यूएबल हो। इसके बाद हम पेशेंट को बीटा ब्लोकर्स देंगे। बीटा ब्लोकर्स क्या करेगा, पेशेंट का हार्ट रेट कम कर देगा, जो मायोकार्डियल की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उसको थोड़ा कम कर देगा। इसके अलावा पेशेंट को जो इसको हम इंजेक्शन के रूम में दे सकते हैं मेटाप्रोलोल, जो 5 mg की डोज से स्टार्ट करके 15 mg तक हम जा सकते हैं। इसके बाद हम इसको टैबलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं। टैबलेट मेटाप्रोलोल 12.5 mg से 50 mg तक हम जा सकते हैं। किस कंडीशन में ना दे मेटाप्रोलोल, अगर पेशेंट को अस्थमा है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब अगर पेशेंट का हार्ट रेट कम है तब इसको ना दें, क्योंकि मेटाप्रोलोल हार्ट रेट को कम करेगा। इसके बाद हम पेशेंट को स्टैटिन देंगे, एटोरवास्टैटिन या फिर रोजुवास्टैटिन। एटोरवास्टैटिन 80 mg स्टैट डोज में हमें पेशेंट को तभी देनी है। इसके बाद हम फॉलोअप में उसको 40 mg पर डे एटोरवास्टैटिन, अगर रोजुवास्टैटिन देना है तो 20 mg पर डे उसको कर देंगे। ये सब हमने इनिशियल लोडिंग डोज पेशेंट को एंटीप्लेटलेट की दे दी है।
ठीक है। इसके बाद हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसको पेशेंट को अटेंडेंट को समझा के कि पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा है, मेजर अटैक है हार्ट का, इसमें एंजियोग्राफी नीडेड है। एंजियोग्राफी में अगर पेशेंट को हमें फर्दर अगर कोई ब्लॉकेज मिली तो हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। तो पेशेंट को ये समझाना है। अगर पेशेंट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए रिफ्यूज करे तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को जो इससे लोअर साइड है थ्रोम्बोलिसिस पेशेंट का कर सकते हैं। थ्रोम्बोलिसिस में मेन हम जो स्ट्रेप्टोकाइनेज से कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन आता है, उसकी 1.5 मिलियन यूनिट्स 100 ml NS में डाइल्यूट करके 1 घंटे तक हम उसको हमें IV स्लो देना है। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है तब इसका रिस्क रहेगा, क्योंकि इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज पेशेंट का BP एकदम से फॉल कराएगा। इसके अलावा हम इंजेक्शन एल्टीप्लेज यूज कर सकते हैं। एल्टीप्लेज इंजेक्शन की 2 वायल्स आती हैं। 2 वायल्स में एक वायल को हम 10 ml में डाइल्यूट करके उसको स्लो देंगे। इसके बाद 30 मिनट के बाद दूसरी वायल को 10 ml स्लो देंगे, यानी कि इंजेक्शन एल्टीप्लेज हमने दे दिया। ये हमारा हो गया थ्रोम्बोलिसिस हो गया। पेशेंट ने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाई नहीं है। इसके बाद पेशेंट को हमें यानी कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए रखा है। पेशेंट को आईसीयू से हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। पेशेंट को हमें फर्दर उसके लिए हमें अगर पेशेंट को हमने थ्रोम्बोलाइसिस किया है ताकि वो थ्रोम्बस आगे कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना करे, यानी कि डीवीटी ना करे, कोई स्ट्रोक वगैरह ना करे, उसके लिए हमें फर्दर पेशेंट को हमें इंजेक्शन हिपैरिन वगैरह हमें पेशेंट को फर्दर उसकी डोज कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करा के चलानी पड़ती है पेशेंट की। इसके अलावा हम पेशेंट के ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया कंजर्वेटिव। इसके बाद पेशेंट के लिए हम जैसे कि फॉलोअप में जो रखेंगे पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को हार्ट अटैक जिसको आया है, सबसे पहले हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी कि पेशेंट अगर अल्कोहलिक है, स्मोकिंग करता है, तो ये सब उसको छुड़वाना है। ना ही स्मोकिंग करनी है, अल्कोहल का इंटेक बहुत कम कर देना है स्टार्टिंग में, एकदम नहीं छोड़ना है ताकि पेशेंट को अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम ना आए। इसके अलावा हम पेशेंट को जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर पेशेंट की मस्ट नीडेड है कि शुगर कंट्रोल हो। हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसका BP कंट्रोल रहना चाहिए पेशेंट का। इसके बाद हम जैसे कि फॉलोअप के लिए जो मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, एस्प्रिन 150 mg पर डे, इसके साथ क्लोपेडाग्रोल 75 mg पर डे। अगर हम क्लोपेडाग्रोल ना दें तो उसके जगह हम टिकेग्रेलोर दे सकते हैं 90 mg पर डे या फिर 60 mg BD फॉर 1 आवर। ठीक है, उसके बाद हम डोज धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें स्टैटिन देने हैं पेशेंट को। स्टैटिन में जैसे अटोरवास्टैटिन या रोजवास्टैटिन, अगर अटोरवास्टैटिन दे रहे हैं तो 40 mg पर डे, रोजवास्टैटिन दे रहे हैं तो 20 mg पर डे। ठीक है, इसके अलावा हमें पेशेंट को मेटाप्रोलोल यानी कि बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। मेटाप्रोलोल में 12.5 mg से लेकर 50 mg तक हम इसकी डोज एडजस्ट कर सकते हैं जो हमें पेशेंट को देनी है। इसके मेटाप्रोलोल को हम जब दे रहे हैं तो पेशेंट का हार्ट रेट और ये BP वगैरह हमें सब कुछ पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि मेटाप्रोलोल हार्ट रेट को भी कम करेगा और BP को भी कम करेगा। इसके बाद हम पेशेंट को हमें ACE इनहिबिटर देने हैं। ACE इनहिबिटर में जैसे रेमिप्रिल ड्रग दे सकते हैं हम। रेमिप्रिल 2.5 mg से लेके 20 mg तक इसकी डोज हम एडजस्ट करा के पेशेंट को दे सकते हैं। रेमिप्रिल क्या करेगा, यानी कि ACE इनहिबिटर का काम क्या है, जो वेंट्रिकुलर के रीमॉडलिंग है उसको स्टॉप करेगा, पेशेंट रीमॉडलिंग नहीं होने देगा पेशेंट को, ताकि पेशेंट फर्दर हार्ट फेलियर में ना जाए। इसके अलावा हम पेशेंट को स्टैटिन हमारा हो गया, टोरवास्टैटिन या रोजवास्टैटिन। इसके अलावा हम स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हैं जो डायूरेटिक है, वो भी इसकी वेंट्रिकुलर की रीमॉडलिंग को कम करेगा। ये सब हमने पेशेंट का जो ट्रीटमेंट बताया है, ये सब सारा फॉलोअप के लिए बताया है। ये जो हम सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड डोज हैं। ये सारी जो हम डोज हैं इसको अपनी कार्डियोलॉजिस्ट से, ठीक है, अपना फिजिशियन से, उससे सलाह करके उससे मशवरा करके तभी ये सारी दवाई लें। और पेशेंट को जो इसके साथ जो रिस्क फैक्टर है उनको कंट्रोल में रखें, जैसे कि पेशेंट डायबिटिक ना हो। पेशेंट अगर डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल रखें, हाइपरटेंसिव है तो उसको पेशेंट का BP कंट्रोल रहे, स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग छोड़ दे, अल्कोहलिक इंटेक करता है तो अल्कोहल को बहुत कम कर दे, धीरे धीरे उसको टेपर ऑफ करके उसको बंद कर दे, ताकि पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा तो पेशेंट को फर्दर रिपीट अटैक इसका नहीं आएगा। ये हमने आपको इस वीडियो में सारा हार्ट अटैक के बारे में बताया है। हार्ट अटैक के कारण हमने बताए हैं, हार्ट अटैक के लक्षण बताए हैं, उसका डायग्नोज बताया है, ECG में क्या आएगा वो बताया है, कंप्लीट ट्रीटमेंट हमने बताया है। ये सब हमने आपको हार्ट अटैक के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे,
इसको इंफॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सभी मित्रों को भेजें और अपने फ्रेंड्स को सभी को भेजें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई अगली वीडियो किसी अपने सब्जेक्ट पे, दूसरे सब्जेक्ट पे चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हम उस टॉपिक पे अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।